विपक्षी एकता के मामले में नर्क मचा हुआ है। एक तरफ तो मार्च में तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन बिना किसी शर्त सभी विपक्षी पार्टियों के एक साथ आने और 2024 में बीजेपी को हराने की अपील कर रहे थे, तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी से हाथ मिलाने के लिए शरद पवार को लताड़ लगाई है। तीसरी तरफ नीतीश कुमार को लगता है कि अगर कांग्रेस विपक्षी एकता के गठबंधन वाले सेंटर में आ जाए तो बीजेपी को 100 सीटों से नीचे रोका जा सकता है, जबकि उनके अपने विधायक ने नागालैंड में उनसे बिना पूछे बीजेपी को समर्थन दे दिया। चौथी तरफ ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनको कोई विपक्षी एकता नहीं चाहिए, वो 2024 में अकेले लड़ेंगे। मतलब एकदम खिचड़ी बनी हुई है और इस स्वादिष्ट खिचड़ी की पूरी रेसिपी देंगे आपको इस स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट में असद ओवैसी ने शरद पवार को लताड़ लगाई है। लताड़ इस बात की कि उन्होंने नागालैंड में एनडीपीपी और बीजेपी वाले गठबंधन से हाथ मिला लिया। पवार की पार्टी के 7 विधायक अब नागालैंड में बीजेपी वाली सरकार का साथ देंगे। ये वही पवार हैं जिनकी पार्टी एनसीपी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के गठबंधन के साथ है, वही महाविकास आघाड़ी जिसमें शिवसेना और कांग्रेस भी शामिल हैं। कुछ महीने पहले शिवसेना के पूर्व नेता एकनाथ शिंदे ने अपनी ही पार्टी तोड़ दी और बीजेपी के साथ चले गए। इसके बाद उन्हें महाराष्ट्र का सीएम बना दिया गया। लेकिन महाराष्ट्र में शिंदे के साथ मिलकर ऐसा खेल करने वाली बीजेपी के साथ शरद पवार ने नागालैंड में हाथ मिला लिया है। इसी पर तंज करते हुए ओवैसी का कहना है कि अगर पवार अल्पसंख्यक नेता होते तो नागालैंड में बीजेपी को समर्थन देने के बाद उनके लिए कहा जाता कि वो बीजेपी की बी टीम है। तंज और तीखा करते हुए ओवैसी ने कहा कि पवार सच्चे सेक्युलर हैं, ऐसे में बीजेपी को समर्थन देने के बाद कोई उन पर सवाल नहीं उठाएगा। अच्छा, ये सब उस नागालैंड में हुआ जहां नीतीश के इकलौते विधायक ने बिना उनसे कंसल्ट किए बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। इस पर रिएक्ट करते हुए नीतीश की पार्टी जेडीयू का कहना है कि नागालैंड में उनके एक विधायक को जनता ने जिताया था। उन्हें खबरों के माध्यम से पता चला कि उनके इस विधायक ने इस राज्य में बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी को ऐसे समर्थन देना उनकी नीति के खिलाफ है। ऐसी घटना के बाद पार्टी ने अपने नागालैंड यूनिट को भंग कर दिया है। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस लिहाज से कि इसी पार्टी के मुखिया नीतीश कुमार थोड़े दिन पहले बिहार में विपक्षी एकता का बहुत बड़ा सपना देख रहे थे। थोड़े दिन पहले बिहार में एक कार्यक्रम हुआ, इसमें कई पार्टियों के नेता आए। इनकी मौजूदगी में नीतीश कुमार ने कांग्रेस की तरफ से आए सलमान खुर्शीद से ये तक कह दिया कि अगर कांग्रेस समय रहते उनसे हाथ मिला लेती है तो वो बाकी की पार्टियों के साथ विपक्षी एकता का ऐसा चक्रव्यूह रचेंगे कि बीजेपी को 100 सीटों के नीचे समेट देंगे। मतलब नागालैंड में जिस पार्टी का विधायक बिना उस पार्टी से पूछे बीजेपी को समर्थन दे देता है और उसे इस राज्य में अपने पार्टी की सेवा समाप्त करनी पड़ती है, वो 2024 में बीजेपी को 100 सीटों से नीचे रोकने का सपना देख रहे हैं। नीतीश कुमार के सपने पर मैंने एक लंबी स्टोरी की है जिसका लिंक मैं आपको इस स्टोरी के यूट्यूब पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आइए अब बात करते हैं ममता बनर्जी की। उनकी पार्टी नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में हुए चुनाव में हाथ आजमा रही थी। दरअसल कहते हैं कि तमाम बड़े नेताओं की तरह ममता का सपना भी पीएम बनने का है, लेकिन अभी के इंडिया में आप एक राज्य के नेता होकर देश का राज्य नहीं चला सकते, मतलब पीएम नहीं बन सकते। इसी को बदलने के लिए ममता बनर्जी बंगाल के बाहर तृणमूल का फुटप्रिंट बढ़ाना चाहती थी। ऐसे में 3 चुनावी राज्यों में जिस मेघालय में उनकी पार्टी ने कांग्रेस के 13 विधायक तोड़ लिए थे, उस राज्य में जब चुनाव के नतीजे आए तो ममता बनर्जी की पार्टी के सिर्फ 5 विधायक ही जीत पाए। इसके पहले जब उनकी पार्टी गोवा में पिछला विधानसभा चुनाव लड़ी थी तब खाता भी नहीं खोल पाई थी, डाक 0 शून्य। जाहिर सी बात है कि ऐसे नतीजों से कोई भी पार्टी हिल जाएगी। ऐसे में जैसे ही इन 3 राज्यों के नतीजे आए चुनाव के, ममता ने साफ कर दिया कि उनको नहीं चाहिए विपक्षी एकता। उनकी पार्टी 2024 में अकेले चुनाव लड़ेगी। रही बात एक और बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी की, बड़ी पार्टी इसलिए क्योंकि दिल्ली जैसे आधे राज्य पर एक छत्र राज के बाद अब ये पार्टी पंजाब जैसे अहम राज्य में भी सरकार चला रही है और गुजरात में अपने पहले ही अटेम्प्ट में इस पार्टी ने 10% से ज़्यादा वोट हासिल कर लिए। तो अगर विपक्षी एकता के लिहाज से आम आदमी पार्टी की बात करें तो इस एकता के सेंटर में दिखने वाली कांग्रेस के साथ इसका 36 का आंकड़ा है और फिलहाल तो दोनों के एक साथ आने की कोई सूरत नहीं दिखाई पड़ती। ऊपर से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने यूपी की 2 बड़ी पार्टियों में शामिल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की तरफ हाथ बढ़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसमें उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। यहाँ पे भी 0 शून्य। ऐसे में एक बात तो साफ है कि भले ही तमिलनाडु के सीएम सभी विपक्षी पार्टियों के बिना किसी शर्त के साथ आने और 2024 में बीजेपी को हराने की बात कह रहे हो, जो सुनने में जैसी भी लगती हो लेकिन प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि ये सारी पार्टियां अलग अलग लड़ें
और पोस्ट इलेक्शन में अगर कोई चमत्कार हो जाए जिससे बीजेपी बहुमत से कोसों दूर हो जाए तो ये पार्टियां पोस्ट पोल अलायंस में साथ आए और शायद कहीं पे पहुंच पाए। इतना सब सुनने के बाद अब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको विपक्षी एकता की ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसे ही स्टोरीज के लिए देखते रहिएगा अनकट। मैं नाम है तरुण।